नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम जनरल साइंस का जो 60-100 की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप देख सकते हैं, और चाहें तो चैनल में विजिट करके भी मिल जाएगा यहाँ पर रिसेंटली। और अगर जो एमपी पुलिस जीके का जो पार्ट आता है, जीके का पार्ट आता है, उसके लिए ऑलरेडी ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 वीडियो बन चुके हैं। इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको एमपी जीके के जो कॉमन फैक्ट हैं वो आपसे बन जाएंगे, और जो साइंस है वो तो कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में अगर आपने प्रीवियस पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये एमपी पुलिस कांस्टेबल ऑल प्रीवियस ईयर पेपर 2017 नाम से प्लेलिस्ट है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको भी आप जाकर एक बार ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और ये जो मैं साइंस का 1600 क्वेश्चन की जो ये सीरीज़ है, इसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, देख सकते हैं। 1600 इम्पॉर्टेंट साइंस वन लाइनर फैक्ट फॉर ऑल एग्ज़ाम। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते होंगे, है ना, लेकिन ये एक रिवीजन के तौर पर रखी गई है ताकि आप कम से कम एक बार देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में टिक करने में परेशानी नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। कल हमने 254 क्वेश्चन देखे थे और आज 255 से शुरू करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये है आइसोप्रिन का। बहुलक से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो ये होता है एथिलीन का, ठीक है। याद रखना है, पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलक है, और जो प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रिन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक कोश की शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो है क्लोरेला। क्लोरेला। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ले जाया जाता है, जिसका उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है? तो वो इसको याद रखना है, क्या क्या है? क्लोरेला। फिर द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है प्लाज्मा। आपने द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ी होंगी। एक होती है सॉलिड यानी कि ठोस, एक होती है लिक्विड यानी कि द्रव, और एक होती है गैस। तो ठोस, द्रव, गैस, ये मेन 3 स्टेट हो गई। चौथी होती है प्लाज्मा। चौथी स्टेट क्या होती है? प्लाज्मा। और एक 5वीं स्टेट भी होती है जिसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो वो है ध्रुवण। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि देखिए ध्वनि है, ठीक है। ध्वनि को क्या है? माध्यम की ज़रूरत है। जहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा, कोई माध्यम नहीं होगा, तो वहाँ पर अगर हम बोलेंगे भी तो सामने वाला सुन नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रकाश होता है, प्रकाश सभी जगह गमन कर सकता है। तो इसको चाहे जिस तरीके से पूछे, आपको पूछा जाए कि प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है या नहीं होता है, मतलब वो पोलराइज होती हैं कि नहीं होती हैं? तो पोलराइज होती हैं। अगर पूछा जाएगा जो ध्वनि तरंग है वो उसका ध्रुवण होता है कि नहीं होता? तो नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, है ना, सॉरी एसी होता है इसका। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? एसी। जो डीसी होती है वो होती है डायरेक्ट करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो मैं कल से बता रहा हूँ, पिछले पार्ट में 3 बार बताया था कि अमीटर या धारा की माप करनी है तो 2 यंत्र ही काम में आते हैं। एक तो एमीटर हो गया और एक हो गया गैल्वेनोमीटर। तो अमीटर याद रखना है, तप्त तार मीटर, हॉट वायर मीटर है इसका राइट आंसर। फिर एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरा जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, अगर पूछा जाए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन है, तो वो है डायमंड। अगर पूछा जाए कि डायमंड क्या है, तो वो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का एक और अपर रूप होता है जो सुना होगा, क्या होता है? ग्रेफाइट।
ठीक है। तो कार्बन का जो अपर रूप एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड। ये विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, तो एक कार्बन है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, सबको मालूम होगा। ठीक है, और पीएच मान से संबंधित एक क्वेश्चन और आया करता है कि जो पीएच वैल्यू है ये मतलब किस तरह से काम करती है, तो इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे बीच में रखते हैं 7। ठीक है, तो ये 7 से लेस वाली वैल्यू है, मतलब 7 से कम, 7 से कम यहाँ आएंगी, 7 से अधिक यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो जिस जिस सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी कि इस कैटेगरी में होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्षार, या किसी को बोलते हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक या क्षार कहलाएगी। और ऐसा सॉल्यूशन या विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, और जिसका शुद्ध बिल्कुल 7 हो तो वो क्या कहलाएगी, उदासीन। ठीक है, न्यूट्रल कहलाएगा। वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा जिसका पीएच मान 7 हो, तो वो होगा उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, है ना। जैसे कि पानी का होता है H2O। तो अब देखिए हमारे जो ब्लड का पीएच मान था वो है 7.4, यानी कि 7 से अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो कैसी प्रकृति का है, तो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने। ठीक है, केपलर ने दिया था, कोपलर लिखा, केपलर कर लीजिएगा इसको। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो मैंने आपको कल भी बताया था, प्रोटॉन के लिए 2 नाम मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा गोल्डस्टीन का, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो गोल्डस्टीन होगा या फिर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की बता चुका हूँ जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की बता चुका हूँ चैडविक। फिर है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ कि जो हाइड्रोजन बम होता है और जो सूर्य होता है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करता है। जैसे सूर्य में आपने सुना होगा ना कि 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, इस तरह से 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक 2He4 ऐसे करके बनता है ना, 2He4, तो इसी को बोलते हैं अल्फा कण। इस तरह से जो यहाँ पर होता है नाभिकीय संलयन होता है, 2 नाभिक आपस में जुड़ के एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो सूर्य एनर्जी का स्रोत का है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। और जो परमाणु बम होता है, एटम बम होता है, उसका जो सिद्धांत है वो है नाभिकीय विखंडन, यानी कि न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो है पानी। जरूरत नहीं है, पानी की तीनों अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप देख चुके होंगे। सॉलिड में क्या होती है, बर्फ होती है, लिक्विड में तो वाटर है ही, और जो गैसियस फॉर्म में तो उसकी वाष्प होती है। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है कौन, पानी। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। कल बता चुका हूँ, यशदलेपन बोलते हैं ना इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, यशदलेपन, और इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण। ठीक है, ये भी बोल देते हैं गैल्वनीकरण भी हिंदी में। लोहे पर किसका लेप होता है, तो जिंक का होता है। क्यों होता है, तो उसको क्या लगना क्या होता है वो जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के संबंध में जो कैरेट होता है वो भार का मात्रक होता है, जबकि सोने के संदर्भ में क्या होता है, सोने में कैरेट उसकी गुणवत्ता का मापक होता है। मतलब कि 24 कैरेट सोना है, 22 कैरेट सोना है, ऐसे सुना होगा ना, 24 कैरेट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, 22 कैरेट इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा। तो सोने में कैरेट का मतलब होता है इसकी गुणवत्ता से, लेकिन हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब होता है उसके भार से, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। ठीक है, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, तो वो है सीवी रमन। सीवी रमन जो कि भौतिकी का जो फर्स्ट नोबेल मिला था, अगर किसी भारतीय को मिला है तो वो है सीवी रमन को। किस किस काम के लिए मिला है, तो रमन प्रभाव के लिए मिला है। 7 नवंबर 1888 तो इनका जन्म है, 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन का जन्मदिन है। फिर ठीक है, और इन्हीं के इनको कब मिला था ये, तो ये 28 फरवरी को मिला था, है ना, 28 फरवरी को मिला था नोबेल प्राइज़। तो इस दिन को 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
साइंस डे, जिसको आप बोलते हैं साइंस डे, है ना। साइंस डे को कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो ये इनका जन्म दिवस नहीं है, बल्कि 28 फरवरी को इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 28 फरवरी को। फिर आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो वो होता है गलकंड या गोइटर, जिसे घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है। घेंघा रोग ज़्यादा जानते होंगे आप लोग, गोइटर भी जानते होंगे, गलगंड थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, पहली बार सुना लग रहा है। तो गोइटर या घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है इस गोइटर यानी कि घेंघा या गलगंड बीमारी की रोकथाम के लिए। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो 3 बार क्वेश्चन आ चुका ये है ना, क्वांटासोम होती है। क्वांटासोम होती है किसकी? प्रकाश संश्लेषण की इकाई। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है और एक है हमारा डायनमो। तो ये जस्ट रिवर्स काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लेकिन डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। तो जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व तो सभी को पता होगा, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का घनत्व है। फिर पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है पोटोमीटर का। पृथ्वी में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। पोटोमीटर चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि अगर पश्चिम से पूर्व घूमने का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना। इसलिए जो सूर्य हमेशा, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, पृथ्वी के पूर्व दिशा में ऑलवेज सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यह एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो उनके भी नाम याद रख लीजिए। एक कौन सा? शुक्र। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। और एक होता है अरुण यानी कि यूरेनस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूरेनस। ये पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। इन 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इन 2 ग्रहों को याद कर लो और बाकी को एंटी क्लॉकवाइज समझ लेना। तो ये 2 क्लॉकवाइज है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज है। रेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। जो ये रेड लेड है ना, ये Pb3O4 ये सिंदूर होता है, ठीक है। सिंदूर में मिलाया जाता है इसी को, Pb3O4 को। तो रेड लेड याद रखना, रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। फिर डार्क एवेंजर क्या है? तो ये वायरस है। एवेंजर ही एवेंजर एक वायरस है, तो डार्क एवेंजर क्या होगा? वायरस ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। पूछा गया मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होता है और बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी है शैवाल से संबंधित, ठीक है। और पोमोलॉजी क्या है? फलों से संबंधित है। एंथोलॉजी पुष्पों से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों और पेड़ पौधों से संबंधित है। तो इस तरह के कुछ अध्ययन हैं, उनको भी पढ़ लेना है अपन को। बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीवों से संबंधित विज्ञान, ठीक है। फिर है मेनिंजाइटिस तानिका शोथ नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये कल भी बता चुका हूँ, मस्तिष्क प्रभावित होता है। फिर है चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन। 3 प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आपने सुना होगा। एक होती है चालन, एक होती है संवहन और एक होती है विकिरण, ठीक है। तो विकिरण तो ऐसी चीज़ों में होता है जो चमकदार चीज़ों में, जैसे कि हमारा वायुमंडल जो है सूर्य के प्रकाश से कैसे गर्म हो जाता है? तो वो विकिरण के द्वारा होता है। चालन तो आपको पता होगा कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करो वो गर्म हो जाएगा, तो वो होता है चालन।
और संवहन, संवहन का एग्जाम्पल अभी आपने देख लिया क्या है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो वह कन्वेंशन यानी कि संवहन द्वारा। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है, तो यह है हिपेरिन की उपस्थिति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हिपेरिन है इसकी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि शरीर के अंदर भी रक्त का थक्का यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी, तो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण अंदर जो शरीर के अंदर ब्लड होता है वो जमता नहीं है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो ये होता है ग्लूकोज की कमी से, ठीक है। ग्लूकोज की कमी से होता है कौन, हाइपोग्लाइसेमिया रोग नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। गैरियाट्रिक्स कहा जाता है वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को, मेडिकल स्टडी को। फिर है HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है, तो ये होता है एड्स। और HIV नाम भी सुना होगा आपने, HIV है ना। एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है। जो एंजाइम होते हैं वो मूलतः प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है तंत्रिका तंत्र, या जिसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तंत्रिका तंत्र। और सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में कौन सी है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। फिर है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो लीवर में होता है। ये आपको सिंपल सा क्या करना है, जो पाचन है ना, पाचन तंत्र है हमारा, ये पूरा पढ़ के जाना है। ये पूरा पाचन तंत्र पढ़ लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि पित्त का निर्माण कहाँ हो रहा है या किसका पाचन कहाँ पे हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत। तो पाचन आपको पढ़ लेना है। और बता देता हूँ, एक नेत्र पढ़ लेना और कोशिका वाला पढ़ लेना, कोशिका और ऊतक वाला। ये 3-4 टॉपिक हैं जिनको आपको अलग से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। फिलहाल अभी अपन इसमें ध्यान देते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो वो लीवर में होता है यानी कि यकृत में। कोबालमिन क्या है, तो साइनोकोबालमिन है विटामिन B12 जिसमें कि कोबाल्ट धातु पाई जाती है ना। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है किसमें, विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो वह एस चंद्रशेखर ने किया था। एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। टेट्रा एथाइल लेड जो TEL के नाम से जाना जाता है, टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अपस्फोटन की दर। ऑक्टेन नंबर सुना होगा आपने, ऑक्टेन नंबर, जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है वो अच्छा और जिसका कम तो खराब। तो ये ऑक्टेन नंबर को बढ़ाना है ना, उसी को बोलते हैं अपस्फोटन की दर है ऑक्टेन नंबर। इसको बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है टेट्रा एथाइल लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से नापी जाती है आपेक्षिक आर्द्रता। और इसको नापते कैसे हैं, तो जिसकी नापना है उसकी आर्द्रता को जल की आर्द्रता से डिवाइड कर दो तो आपेक्षिक आर्द्रता आ जाती है। फिर है हीरे की चमक कैसी हो, हीरे में चमक क्यों होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। हीरे में जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो होता है वास्तविक। देखो अगर रेटिना कहाँ होता है, आँख में होता है, नेत्र में। रेटिना में अगर आपको सामने का दिख रहा है इसका मतलब उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा, वास्तविक बनेगा। और वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि वस्तु अगर 5 फुट की है तो मेरी आँख तो बहुत छोटी है ना, तो वस्तु से छोटा ही बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो 2 लॉजिक तो ऐसे ही लगा लेना कि वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है, ये याद रखना है, उल्टा बनता है। फिर उसको हमारा जो मस्तिष्क है वो उसको सीधा करके दिखाता है हमको, ठीक है। तो जो रेटिना, नेत्र का जो रेटिना होता है उस पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक और वस्तु से छोटा तो ठीक है, उल्टा जरूर याद रखना। फिर है गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है, तो वो है मीथेन। जहाँ भी दलदली क्षेत्र होता है ना, दलदली क्षेत्र में, वहाँ पर समझ जाना, दलदली क्षेत्र में या फिर जहाँ पर बहुत सारे जीवाश्म हों इस तरह की जगहों पे मीथेन मिल ही जाती है, ठीक है। मीथेन, तो मीथेन गैस होती है किसमें, गोबर गैस में। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साल्क ने किया था। जॉन से साल्क याद रहे ना यार, साल्क याद रखना, साल्क है ना, साल्क ने तैयार किया था किसका, पोलियो का टीका।
फिर है न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखो कैसे करें, न्यूटन होता है बल का और किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। तो F बटे एम बराबर क्या होता है, त्वरण बल बटे द्रव्यमान। F बराबर एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, F बराबर एम ए, द्वितीय नियम है ना इसका न्यूटन का, उसी से है। तो न्यूटन बटे किलोग्राम किसका मात्रक हो जाएगा, त्वरण का, एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्वांटोसोम कहलाती है। बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन, तो क्वांटोसोम का। गोइटर ये वही है, घेंगा रोग नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। तो अब आपको नहीं भूलेगा, आयोडीन की कमी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। कल 10 बार बताया होगा कल, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो उसमें वायरोलॉजी देखने चाहिए, वायरस समझ में आ रहा, वायरोलॉजी मतलब वायरस से संबंध है, विषाणु यानी कि वायरस का विज्ञान है वायरोलॉजी। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलित रक्तदाब कितना होता है। तो यहाँ पर रक्तदाब का पूरा पढ़ लेते हैं अपन लोग। जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि बीपी होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोलिक, है ना, सिस्टोलिक होता है, एक होता है डायस्टोलिक। दो प्रकार का होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होता है वो स्वस्थ मनुष्य का होना चाहिए 120 mm, 120 mm, 120 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120 mm, ठीक है। और जो डायस्टोलिक है वो होना चाहिए 80 mm। ये स्वस्थ इंसान का है 80 से 120, ये ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं। तो दो तरह से, एक तो सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक होता है उसका जो स्वस्थ मनुष्य के लिए मान होता है 120 mm, और डायस्टोलिक का मान होता है 80 mm। तो ये रेंज याद रखिएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कि क्या था कि सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक, अनुशीलक, हिंदी बोलते हैं अनुशीलक, रक्तदाब कितना होता है। तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो मैं कल भी बता चुका हूँ कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर प्रिज्म से किसी लाइट को गुजारो तो जो 7 रंग होते हैं, सबसे पहले बैगनी होता है ना, लेकिन वर्ण विक्षेपण के टाइम पे बैगनी चला जाता है नीचे। प्रिज्म से जब करते हो तो बैगनी नीचे चला जाता है, लाल सबसे ऊपर रहता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन पूछा जाए बैगनी लगा दो, कम पूछा जाए लाल लगा दो, ठीक है। फिर क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर का रासायनिक नाम, HgS। फिर कैलोमल क्या होता है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, इनको याद रखना, मर्क्यूरस Hg2Cl2। मर्क्यूरस क्लोराइड क्या कहलाता है, तो कैलोमल कहलाता है। झूठा सोना है ना, झूठा सोना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो झूठा सोना क्या होता है, वो आयरन पायराइट होता है। इसका आंसर आपको ज़्यादातर मतलब 99% क्या मिलेगा, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट मिलेगा। आयरन सल्फाइड बहुत कम होता है ना। होता ये यही है, FeS2 ही होता है। इसी को बोलते हैं आयरन पायराइड बोल देते हैं, और इसी को बोल देते हैं आयरन सल्फाइड, क्योंकि सल्फर है। तो आयरन पायराइड बोलो या आयरन सल्फाइड, बात वही है। अगर सूत्र पूछा जाए तो क्या बताओगे, FeS2। इसी को बोलते हैं मूर्खों का सोना। फिर क्या है, नेक्स्ट है आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो पेप्सिन एंजाइम होता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलेगा, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है, बड़ी, मैं बताया था ना कल, क्या होती है, पॉलीमर है, बहुलक है प्रोटीन। छोटे छोटे अमीनो अम्लों से मिलकर बनती है क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन का जब पाचन होता है, पाचन होगा तो वो फिर प्रोटीन बड़ी मात्रा है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े वापस से आ गए तो ये क्या हो जाएंगे, ये अमीनो एसिड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस अगर छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन टूटेगा तो किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। तो ये पूछा गया है कि आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक क्या होता है। तो वो होता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। अगर आप पाचन तंत्र पढ़ लोगे तो इसकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। देखो एक फिर क्वेश्चन आ गया वहीं से, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है। तो ट्रिप्सिन है, ठीक है। आंतों के लिए कौन था, पेप्सिन, जो कि अपघटित कर रहा था प्रोटीन को। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पैनक्रियाज जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है, पैनक्रियाज जूस में। फिर गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है, कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला पूछा है। तो जो गाउट के मरीज होते हैं, रोगी होते हैं, उनको कम प्रोटीन वाला भोजन करने की सलाह दी जाती है। फिर क्या है, कैटरैक्ट
कैटरैक्ट किस अंग की बीमारी, तो आँख की। कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है, मोतियाबिंद, है ना। हिंदी में, हिंदी वाले टेंशन नहीं लेंगे, ये यहाँ पे नहीं लिखा, बाकी एग्जाम में तो मोतियाबिंद लिख के आएगा, सबसे बन जाएगा, है ना। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का फ्री इलाज कैंप लगते हैं बहुत बड़े बड़े, वही है ये। कैटरैक्ट किस अंग की बीमारी है, तो जैसे ही मोतियाबिंद आएगा सब लगा देंगे आँख की बीमारी। और किस आँख की बीमारियाँ किस किस विटामिन की कमी से होती हैं, तो विटामिन ए की कमी से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये बताना है। तो ये एपिडी एपिडेमियोलॉजी में महामारी रोगों, एपिडेमिक डिसीज का अध्ययन किया जाता है कि जैसे कोरोना महामारी चल रही है ना, तो इसका अध्ययन किया जाएगा इसके अंतर्गत, किसके, एपिडेमियोलॉजी के द्वारा। एपिडेमियोलॉजी के द्वारा किया जाता है महामारी रोगों का अध्ययन। कितनी हड्डियां होती हैं, तो स्कूल लाइफ से सुन सुन के परेशान है कि वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सेरेब्रम होता है। मैं कल भी बता चुका हूँ इसको, 2-3 बार आ चुका। सेरेब्रम किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो इसको भी यहीं कंफर्म कर लेते हैं अपन लोग। जो ए बी वाला होता है, ए बी वाला क्या कर सकता है, सभी से ले सकता है। जो ओ वाला वो सबको दे सकता है। ये लेन देन किस तरह से होता है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो ग्रुप होता है, ए वाला देगा ए को, बी वाला देता है बी को, ठीक है। ये सब किसके कारण होते हैं, तो ये होता है एंटीजन के कारण, ठीक है। अगर ए वाले को बी ब्लड ग्रुप वाला ए को अगर बी वाला ग्रुप ब्लड चढ़ा दिया जाएगा, तो ये इसका एंटीजन इसमें उपस्थित है। तो जो ए ब्लड ग्रुप का प्राणी है या व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो आरबीसी हैं वो नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी एंटीजन के कारण, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बना करता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सर्वग्राही है, यानी कि सबसे ले सकता है, सभी ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। क्योंकि इसमें देखो ए ब्लड ग्रुप भी है, बी ब्लड ग्रुप भी है, ठीक है। तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है। फिर इसमें पूछा जाता है कि जो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, ये सर्वदाता होता है ना। सर्वदाता मतलब कि सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। तो इसका कारण क्या है कि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, जो एंटीजन प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है। तो इसको चाहे ए वाले को दे दो, चाहे बी वाले को दे दो, या ए बी वाले को दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए वाला बी का नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें इसका ए का एंटीजन होता है। तो जो बी वाले का ब्लड अगर ए वाले को चढ़ा देंगे तो ए की आरबीसी नष्ट हो जाएंगी एंटीजन के कारण, और इसमें एंटीजन ही नहीं है ओ वाले में, इसलिए ये सर्वदाता है। और ए बी क्या होता है, सबसे ले सकता है, तो सर्वग्राही है। क्षय रोग के लिए जैव रोधी एंटीबायोटिक क्या प्रयोग होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, ये सबको मालूम होगा, है ना। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं, है ना, टीबी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। क्षय रोग के लिए जैव रोधी यानी कि एंटीबायोटिक कौन सा प्रयोग में आता है, तो वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फ्यूज वायर का प्रयोग क्या किया जाता है, अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए, ठीक है। तो इसका ऐसे जैसे ये अपना टीबी है, टीबी में लाइट आ रही मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, सॉरी यहाँ से टीबी में आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे हमने बीच में क्या कर दिया, ऐसे एक फ्यूज ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब जो ये सोर्स से जो विद्युत धारा आ रही है, इसका वोल्टेज तो पता नहीं कितना, कभी ज़्यादा कभी कम हो गया। तो इसमें होता क्या है कि अगर यहाँ से उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज की विद्युत धारा अगर यहाँ से आएगी, तो ये जो हमने क्या लगाया फ्यूज, ये टूट जाता है, ठीक है, ये फ्यूज टूट जाएगा। तो अगर फ्यूज यहाँ से इस तरह से टूट गया तो परिपथ क्या हो जाएगा, भंग, यानी कि इससे जो उच्च वोल्टेज की धारा आई उससे नुकसान किसका हुआ, फ्यूज का, फ्यूज टूट जाएगा। बाकी हमारा जो टीवी था वो बिल्कुल सलामत रहेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ से संपर्क टूटेगा ये तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फ्यूज तार लगाया जाता है। तो आंसर वही है कि अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए लगाया जाता है फ्यूज वायर। अधिकतम आघातवर्धनीय धातु कौन सी है, तो सोना होती है। सोना मतलब अगर शुद्ध सोने की बात करें, इतना मुलायम होता है कि चाकू से काट सकते हो उसको, ठीक है, और इतना आघातवर्धनीय है कि पतले से पतले तार में उसको खींचा जा सकता है। फिर है एस्ट्रो डी क्या है, ब्रह्मांड। तो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है,
ज्योतिष विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी होती है ज्योतिष, ज्योतिष से संबंध। तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जो जापानी एक्सरे उपग्रह है उसका नाम है एस्ट्रोड्री, एस्ट्रोड्री, एस्ट्रोडी है, ठीक है, एस्ट्रोडी। तो एस्ट्रो से समझ जाना, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक ये जापानी एक्सरे उपग्रह। नेक्स्ट, ध्रुव तारा, पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए ये हमको ऐसा लगता है कि वो एक ही स्थान पर है, जबकि जो पृथ्वी जैसे ये है ये अपने अक्ष पर घूम रही है। तो जब ध्रुव तारा यहाँ पर होता है, ठीक है, अक्ष पर ही रहता है। अब पृथ्वी चाहे जितनी घूमती रहे, तारा यहीं पर रहेगा, ठीक है, इसलिए हमको लगता है कि वो एक ही जगह पर स्थिर है। और बाकी के तारे क्या होते हैं, बदलते, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द्रवित पेट्रोलियम यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम जो घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, एलपीजी, उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो वो होती है, इसको याद रख लें, खाना बनाते समय क्या बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है ना। तो बीपी से याद रखना, बी से क्या है ब्यूटेन और पी से क्या है प्रोपेन। इस बी से क्या हो जाएगा ब्यूटेन और इस पी से क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना बीपी। कहीं कहीं मीथेन भी मिलता है, लेकिन मीथेन ज़्यादातर गोबर गैस में रहती है, ठीक है, लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन इसके मुख्य घटक हैं। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा क्या, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट है सुप्रतिष्ठित गन्ने नोबेल कैन्स या शुगर कैन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये है सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम नाम है किसका, सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम। तो याद रखना है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका होता है किसका, आम का होता है, तो इस तरह से याद रख लेना। सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है होलोट्रिकिया कॉन्सैंग्विनिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम तथा सस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या कितनी है? तो इसको बांटा गया है दो भागों में। पहला भाग कौन सा है, पहला भाग हो जाएगा हमारा 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 131 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। याद रखिएगा। स्वपरागणिक प्रक्रिया किससे संबंधित है? स्वनिषेचन से। स्वपरागण जो कि पौधों में होता है, ठीक है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, मतलब कि स्वनिषेचन हो जाता है, उनको दूसरे पौधे की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? स्वनिषेचन से, एंटोगेमी से। पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? खीस यानी कि कोलोस्ट्रम 10 दिनों तक। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो वो होता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती? तो आलू चिप्स होना 1 2 3 प्रजातियाँ। ये कर्ली फ्लावर है ना, कॉलीफ्लावर। फूल गोभी में व्हिप टेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो वो होती है मोलिब्डेनम की कमी से। और पायराइट का सूत्र क्या है? तो ये वही पायराइट है ना, आयरन पायराइट, FeS2, जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है। ये सोने के जैसे होता है बिल्कुल। इसी के जो बाजार में नेकलेस वगैरह मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आभूषण ना लगते हैं कि जैसे सोने के हों, वो यही होते हैं, आयरन पायराइट के बने होते हैं। ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो चमगादड़। आप सभी को पता है कि चमगादड़ कब निकलता है? रात में निकलता है। रात में अब इसको दिखाई तो देगा नहीं, तो ये पूछा जाता है कि चमगादड़ कौन सी ध्वनि का यूज करता है अपने शिकार को ढूंढने के लिए? तो वो है पराश्रव्य। कौन सी तरंगें छोड़ता है? तो वो है पराश्रव्य तरंगें, ठीक है। अब ये पराश्रव्य तरंगें क्या है, ये भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो 3 तरह की होती हैं। एक होती है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000 हर्ट्ज। ये दो इतना याद रख लेना, बस काम हो जाएगा आपका। 20 हर्ट्ज से जो कम है, से जो लेस की जो ध्वनि है यहाँ पे रहेगी, ठीक है, लेस जो रहेगी, इसे हम सुन नहीं सकते। मतलब इसको हम क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो इसको बोलते अपश्रव्य ध्वनि। तो ये कौन सी होगी? अपश्रव्य ध्वनि। इसको हम क्या कर सकते हैं? सुन नहीं सकते, ठीक है। और जो 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ये ध्वनि होती है,
इसको हम सुन सकते हैं। तो ये है श्रव्य ध्वनि, मतलब इसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर यानी कि इससे भी ग्रेटर जो यहाँ पे ध्वनि होती है, ये होती है पराश्रव्य ध्वनि, जिसको हम सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं। तो इस पराश्रव्य ध्वनि की तरंगें निकालती है कौन? चमगादड़ अपने शिकार को ढूंढने के लिए। और पराश्रव्य ध्वनि से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी में किस तरह की तरंगों का यूज किया जाता है? तो किया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कठोरतम पदार्थ है एनेमल, जो जबड़ा होता है, जबड़ा, उसी को बोलते हैं एनेमल। वो सबसे कठोरतम पदार्थ है हमारे शरीर का। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। और 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है हमारा हृदय, है ना। स्वस्थ की बात कर रहे हैं, स्वस्थ इंसान का। और जो ये हार्ट बीट का अनुमान है, ये भी स्वस्थ का है, 0.8 पर सेकेंड। अब किसी का लब का मैटर हो तो उसका थोड़ा जल्दी जल्दी धड़कता है ना। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो वो लगता है 0.8 सेकेंड। इस फिग्मोमैनोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए। आपने देखा होगा हाथ में से आपकी हाथ में से लपेट देते हैं, है ना, और फिर उससे पारा बढ़ता है तो देख लेते हैं। मैं बता चुका हूँ, जो सिस्टोलिक होता है वो 80 होता है, जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है, सिस्टोलिक होता है 120। इन दोनों के बीच में जिसका रहेगा वो होता है क्या? स्वस्थ मनुष्य। स्वस्थ मनुष्य का है ये 80-120। फिर है प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? तो नीले और रंग लाल के अवयव। तो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं नीले और लाल रंग के अवयव। और एक क्वेश्चन और है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे तेज होती है? तो लाल रंग में। फिर क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। क्रायो अभिरक्षण जो है, क्रायो अभिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वो होता है 0.72%। प्राकृतिक यूरेनियम में 0.72% होता है U-235 का भाग, ठीक है। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये है कावालूर में। और कावालूर कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु स्टेट में। कावालूर तमिलनाडु स्टेट। फिर ये फैक्ट तो सबसे बनता होगा आई थिंक कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरल की कैपिटल है। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं करता? तो वो होता है न्यूट्रॉन बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम का नाम सुना था, अब ये है न्यूट्रॉन बम। ये सिर्फ जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतें वगैरह नहीं गिरती हैं, ठीक है। इसमें किसान खाद कही जाती है, तो जो किसान खाद होती है उसमें क्या क्या रहता है? तो एक तो कैल्शियम, ये होता है किसान खाद किसको बोलते हैं? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। कैल्शियम रहेगा, अमोनिया रहेगा और नाइट्रेट रहेगा। क्या क्या? कैल्शियम, अमोनिया और नाइट्रेट। इसका जो मिश्रण होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये कहलाती है किसान खाद, ठीक है। तो परसेंटेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो प्रतिशत दिया है उसमें 13% नाइट्रेट नाइट्रोजन प्लस 13% अमोनियम अमोनिकल नाइट्रोजन। पूसा जय किसान किसका सोमा क्लोन है? तो यह भारतीय सरसों का, इंडियन मस्टर्ड का। पेलोफॉस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो जो पेलीफॉस होता है उर्वरक, इसमें P2O5 की मतलब कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बतानी, तो वो होती है 11%। गन्ने यानी कि शुगर केन में पहला झूलमा किस पादप पोषक तत्व की कमी में पैदा होता है? तो वो होता है मैग्नीज यानी कि Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? तो वो खुलते हैं रात्रि के समय में। TPS तकनीकी किस फसल से संबंधित है? तो आलू बीज विकास हेतु है। फिर देश में हरित क्रांति 1966-67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई, जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही? तो वो रही थी किसमें? गेहूं में। और हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक हैं वो मैं बता चुका हूँ पिछले पार्ट में, MS स्वामीनाथन है भारत में। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है ना, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, वो विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। तो इसमें बता देना कि गेहूं की भी प्रजातियों के नाम दिए, सोनरा 63, सोनरा 64, लरमा रोहू प्रजातियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जो सीरी तकनीकी प्रयोग की जाती है, सीरी तकनीकी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीकी प्रयोग की जाती है, तो वो की जाती है धान के लिए। फिर टमाटर, ये पूछा क्या क्वेश्चन है कि टमाटर का जो लाल रंग है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। फिर है नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो ये दो ने की थी, है ना, पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी। ये मैडम क्यूरी वही है जिनको 2 बार नोबेल मिल चुका है ना। एक बार किसका मिला था? भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का, और एक बार मिल गया था केमिस्ट्री का। और जो रेडान है, रेडियोधर्मी तत्व रेडान है, इसकी खोज भी किसने की है? तो मैडम क्यूरी ने की है। फिर है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं आयन होते हैं, ठीक है, मुक्त आयन होते हैं। किस तरह से? सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है ये इस तरह से होता है, NaCl। अगर इसको तोड़ा जाए तो इसमें Na+ आयन रहेगा अलग, Cl- आयन रहेगा अलग। इस तरह से इसमें फैले रहते हैं, इसलिए विद्युत संचालन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि LPG में मुख्यतः क्या होती है? तो इसमें प्रोपेन, BP कोड अपना ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। मीथेन भी लिखा हुआ है लेकिन आंसर में नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा वहाँ पर क्या? BP यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो एसीटिलीन, है ना। ये तो स्कूल लाइफ का है, जब कैल्शियम CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया H2O से की जाती है तो क्या बनता है? एसीटिलीन गैस बनती है, एसीटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कोशिका से कि जो प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। और पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इस तरह से 2 फैक्ट याद रखेंगे। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के, ठीक है। कैल्शियम होता है उनमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से कोई तत्व होता है तो वो होता है डेंटाइन। डेंटाइन, भ्रमित नहीं होना, इसका आंसर क्या होगा? डेंटाइन। संभव है तो वो है केवल अनुप्रस्थ तरंगों का। तो ये भी बहुत हो गया, है ना। जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती हैं। जो ध्वनि की तरंगें होती हैं वो कैसी होती है? तो वो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, ठीक है। तो हो गया। और जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इतना याद रखेंगे, बन जाएगा। फिर जो है डेसिबल, डेसिबल किसका मात्रक है? तो यह ध्वनि की तीव्रता का, या इसी को बोलते हैं शोर का, ठीक है। शोर का पूछा जाए या ध्वनि की तीव्रता का पूछा जाए, दोनों का मात्रक क्या है? डेसिबल है। डेसिबल इसको किससे दर्शाते हैं? तो DB से। फिर औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो मैं भी शुरू में बता चुका हूँ, जो पॉलीथीन है वो किसका बहुलक है? तो वो है एथिलीन का। यानी कि एकलक मोनोमर हो जाएगा एथिलीन और पॉलीमर हो जाएगा पॉलीथीन एथिलीन से पॉलीथीन, ठीक है। फिर है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, वहाँ पर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है कैट का अर्थ क्या है? तो ये है कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी। कैट का फुल फॉर्म क्या है? C का मतलब है कंप्यूटराइज्ड, A का मतलब है एक्सियल एंड T का मतलब है टोमोग्राफी, ठीक है। कोलोजेन किसका मुख्य घटक है? तो कोलोजेन जो है वो स्किन का मुख्य घटक है। स्किन यानी कि हमारी त्वचा का मुख्य घटक क्या है? कोलोजेन है। फिर खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? तो जो वो होते मीथेन तथा वायु के। मीथेन तथा वायु के मिश्रण के कारण खानों के अंदर, खानों का मतलब यहाँ पर क्या है? खदानों के अंदर, ठीक है, अधिकांश विस्फोट होते हैं तो मीथेन तथा वायु के कारण। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग देता है? तो गहरा नीला देता है, ये भी याद रखना। जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है वो कांच को कैसा देता है? गहरा नीला रंग देता है।
फिर है पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। जो B3 है इससे होता है पेलाग्रा, ठीक है। और B12 का तो आपको पता है, B12 से क्या पूछा जाता है? कौन सी धातु पाई जाती है विटामिन B12 में? तो इसमें पाई जाती कोबाल्ट। CS56 एक नई विकसित प्रजाति जिसे CS2342 के नाम से पहचानित किया जाता है, किस फसल की प्रजाति है? तो ये है मस्टर्ड की, इंडियन मस्टर्ड यानी कि सरसों की, जिसको राई, राया, लाहा, ये अलग अलग भाषा में बोलते हैं। आपको इंडियन मस्टर्ड याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर या तुल्यकारी उपग्रह का घूर्णन आवर्तकाल कितना होता है? तो वो 24 घंटे का होता है। जो भूस्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह होता है, इसका जो घूर्णन होता है, घूर्णन का आवर्तकाल जो होता है वो होता है 24 घंटे, यानी कि पृथ्वी के बराबर। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? परिक्रमारत अगर अंतरिक्ष यान से पिंड बाहर छोड़ देंगे तो यान भी उसी वेग से गति करने लगेगा, है ना, उसके चारों ओर। पिंड अपनी कक्षा को कब छोड़ सकता है? जब उसको उसके पलायन वेग से छोड़ा जाएगा, ठीक है। पलायन वेग से अधिक से छोड़ेंगे तब जाके वो पिंड अपनी कक्षा को छोड़ता है, अदरवाइज वहीं घूमता रहता है। गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ जाता है। आपको पता होगा जो मृत सागर है, डेड सी है, वो इसी के कारण, क्योंकि एक तो खारापन है उसमें और एक तो गहराई ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी ऑफ वाटर उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे पत्थर तैर जाते हैं, ठीक है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण कौन सा है? तो पारे का घनत्व जो होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होती है? अधिक होती है पानी की तुलना में। पानी की जो डेंसिटी है वो कम होती है पारे की तुलना में। पारा देखो एकदम पतला होता है ना, और एकदम उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ पानी कांच में चिपकता है, लेकिन पारा कांच में चिपकता नहीं है। तो दो रीज़न है इसके बैरोमीटर में पारे को यूज करने के, एक तो वो चिपकता नहीं है पारा, और दूसरा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। फिर लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? तो ये मैं बता चुका हूँ, आयरन ऑक्साइड बनने से, यानी कि Fe2O3, है ना। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3, ये होता है जंग का सूत्र। तो आयरन ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए क्या होता है उसमें जंग लग जाता है। फिर रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो वो कार्बन का अपर रूप है, यानी कि शुद्ध कार्बन है। कार्बन का शुद्ध रूप है कौन? हीरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो होता है नाइट्राइट, यानी कि NO2, है ना। तो ये पूछे जाते हैं, जो SO2 होता है ना, NO2, मेनली इनके कारण होती है अम्लीय वर्षा। क्योंकि देखो, अगर ये पानी के साथ मिल जाएंगे तो क्या बताएंगे? HNO2 बनाएंगे, और ये क्या बनाएगा? H2SO4 बनाया। देखो HNO2 भी बना सकता है, HNO3 भी बना सकता है, जो कि नाइट्रिक एसिड होता है, या फिर ये नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो SO2 से क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसी को बोलते हैं अम्ल वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ताजमहल है उसकी उसकी चमक क्यों कम हो रही है? तो वो किसके कारण हो रही है? अम्ल वर्षा के कारण। तो अम्ल वर्षा के मुख्य घटक कौन हो जाएंगे? NO2 और SO2, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई? तो गोविंद प्रजाति। धान की गोविंद प्रजाति 1982 में सर्वप्रथम विकसित की गई थी। ये धान की बौनी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर, ये किस भाषा से लिया गया? तो ग्रीक से लिया गया। एग्रोस का मतलब एग्रोस प्लस नोमस सस्य, यानी कि एग्रोस मतलब सस्य और नोमस मतलब विज्ञान। किस भाषा से विकसित किया गया है एग्रोनॉमी को? तो वो किया गया ग्रीक को, ठीक है। फिर है एग्रीकल्चर, अर्थात एग्रिड का मतलब है फील्ड और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, यानी कि फील्ड को कल्टीवेट करना, यानी कि जोतना, खेतों को जोतना। ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो एग्रीकल्चर है वो है लैटिन भाषा का शब्द, और जो एग्रोनॉमी है वो है ग्रीक भाषा का शब्द। आने की संभावना कम रहती है ना इस तरह के क्वेश्चन। फिर लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 15% से कम होती है। जो लवणीय मृदा होती है, यानी कि सैलाइन सॉइल होती है, उसमें सोडियम की प्रतिशत मात्रा 15% से कम रहेगी। और जो लवण युक्त क्षारीय मृदा होगी, सैलाइन तो हो प्लस एल्कलाइन भी हो, तो उसमें विनिमयशील सोडियम, चेंजेबल सोडियम की मात्रा होती है 15% से अधिक। तो इसको याद रख लेना कि जो लवणीय मृदा है उसमें होगी 15% से कम किसकी? सोडियम की मात्रा। और जो लवण युक्त क्षारीय मृदा है, जिसमें लवण युक्त क्षारीय मृदा एल्कलाइन सॉइल है, उसमें होगी 15% से अधिक सोडियम की मात्रा। फिर है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा का
पीएच मान तो ये मैं बता चुका हूँ। जिसका पीएच मान 7 से कम वो अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से अधिक वो क्षारीय। तो अम्लीय मृदा का पूछेगा तो क्या बताओगे 7 से कम, क्षारीय मृदा का पूछेगा तो क्या बताओगे 7 से अधिक। फिर भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है, तो वो है 60%। 60% भारत में कृषि क्षेत्र वर्षाधीन है, रेनफेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है। तो सिंपल सा, कंक्रीट में जब चलोगे तो अब वहाँ पर पैरों और कंक्रीट के बीच में घर्षण ज़्यादा होगा, क्योंकि खुरदरी सतह का घर्षण ज़्यादा होता है, चिकनी सतह से ज़्यादा होता है ना। चिकनी सतह का जो घर्षण बल है वो कम रहेगा, खुरदरी सतह का ज़्यादा रहेगा। तो कंक्रीट में क्या होगा, घर्षण ज़्यादा। और बर्फ कैसी होती है, चिकनी, तो वहाँ पे घर्षण कम होगा, इसलिए उसमें चलना कठिन होता है। बर्फ में चलना कठिन होता है और कंक्रीट में चलना सही सरल होता है। फिर दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई है, तो वो है बेल की। बेल, वो जो बेलपत्री वाला बेल है वही है दरोगा जी। डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है, तो डीपीटी, इसके क्वेश्चन में ही आंसर, डी से डिप्थेरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टिटनेस। तो डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, इसको कुकर खांसी या काली खांसी भी बोल देते हैं, और टिटनेस, टिटनेस से तो आप सभी परिचित हैं, है ना। तो डीपीटी का टीका लगेगा किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस यानी कि कुकर खांसी के लिए, और टिटनेस के लिए। फिर फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। या एंथोलॉजी, जो पुष्प विज्ञान होता है उसको एंथोलॉजी भी कहते हैं, और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। इसमें कल्चर भी पूछे जाते हैं, जैसे पिसी कल्चर है मछलियों से संबंधित, एपी कल्चर मधुमक्खियों से संबंधित, इस तरह से, ठीक है। तो याद कर लेना। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से हैं, तो बता चुका हूँ, प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है। ड्यूटीरियम से ही D2O यानी कि भारी जल बनता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है, ये भी मैं बता चुका हूँ। कि जैसे एक ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, हीलियम को ले लेता हूँ मैं, 2He4 ले लेता हूँ, ठीक, 2He4 ले लिए। तो क्या होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक और ये होता है परमाणु द्रव्यमान। अगर परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, यानी कि 4 - 2 कर दो, तो जो ये 2 आता है ना, ये होती है न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये क्या हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। और जो परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक की जो संख्या होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को घटा देना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A - Z हो जाएगी क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। और जो Z हो जाएगी, ये इस तरह से लिखा है, देखो, कोई परमाणु है, मान लो P परमाणु है, ठीक है, ये क्या है, एटॉमिक, हमने द्रव्यमान एटॉमिक मास को मान लिया A और परमाणु क्रमांक को मान लिया Z। तो मैंने क्या बताया, A में से Z को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये Z किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी और प्रोटॉन की संख्या के भी, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा A - Z और Z है। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है, तो वो कौन सा है, बुध ग्रह, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह पूछा जाए तो क्या बताओगे, बुध ग्रह। सबसे छोटी कक्षा पूछी जाए तो क्या बताओगे, बुध ग्रह, ठीक है। और सबसे कम यानी कि 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है 88 डेज में, तो वो है बुध ग्रह, ठीक है। तो बुध के बारे में इतने फैक्ट याद रखना है। एक जो कन्फ्यूजन बनता है अपन को, बुध और शुक्र के बीच में कन्फ्यूजन बना करता है ना। आपको ये लगता है कि जो सूर्य है, सूर्य से सबसे निकट बुध है, तो सबसे गर्म किसको होना चाहिए, वो होना चाहिए बुध को, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ग्रह पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, शुक्र। बुध के बाद क्या होता है, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, वरुण, इस तरह से है ना, क्रम याद रखना। तो शुक्र होता है सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए, शुक्र। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र है। लेकिन अगर तापांतर की बात की जाए, दैनिक तापांतर की, तो उसमें बुध सबसे आगे होता है। दैनिक तापांतर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सबसे छोटा ग्रह यही है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है तो वह बुध करता है। और सबसे छोटी जो इसकी ये परिक्रमण है, परिक्रमण काल है इसका सबसे कम है, ठीक है। ये सब याद रखना। इसकी कक्षा भी सबसे छोटी है, ठीक है। तो बुध के बारे में जान लिए। फिर एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा, तो
ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, ठीक है। जो गुरुत्वीय त्वरण है अगर ऊपर की ओर होगा तो इसमें खड़ा व्यक्ति अपना भार कैसा अनुभव करेगा, दुगना, ठीक है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो ये रेलवे का पैटर्न होता है 1 हेक्टेयर के पूछने का, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल, 1 हेक्टेयर बराबर होता है किसके, 10,000 मीटर के, 10,000 मीटर स्क्वायर के, ठीक है, 1 हेक्टेयर होता है। और अगर एकड़ की बात की जाए तो 2.5 एकड़ के बराबर होता है, यानी कि अगर प्योर करना तो 2.47 एकड़ है ना, 2.47 एकड़ या फिर 2.5 एकड़ समझ सकते हो इसको। फिर 1 एकड़ क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये दिया हुआ 43,560 कभी नहीं पूछा जाएगा, हेक्टेयर वाला पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितने क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो बता दें 10,000 मीटर स्क्वायर के, एकड़ में पूछे तो लगभग 2.5 मीटर यानी कि 2.47 मीटर स्क्वायर, सॉरी 2.47 एकड़ है, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। क्या कहता है कि शहद में शर्करा की सांद्रता अधिक होती है, इसमें शर्करा बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसके खराब ना होने की क्या वजह है, क्या कारण है कि वो खराब नहीं होती है, ठीक है। तो शहद के खराब ना होने का कारण है पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणी सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण, ठीक है। फिर है जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो बेरी जो कि विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी रोग किन देशों के लोगों को हो जाता है, जहाँ पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी, तो RN सिंह ने की थी, ठीक है। आम्रपाली याद रखना, आम्रपाली है ना, भोजपुरी की एक्टर है ना, भोजपुरी फिल्मों की एक्टर है आम्रपाली, तो ये आम की प्रजाति है आम्रपाली। तो आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी, तो डॉक्टर RN सिंह द्वारा। फिर है HQPM5 मक्का की प्रजाति की विशेषता बता दीजिए, तो उच्च गुणवत्ता प्रोटीन, लाइसिन में धनी, ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता। फिर है तो क्या है, उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन है इसमें, लाइसिन में धनी ट्रिप्टोफैन तत्व की प्रचुरता। तो HQPM5 मक्का की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कहलाती है, HQPM5। नाना NaNA किस फल की प्रजाति है, तो वो है अनार, अनार, ठीक है, अनार की है, पोमग्रेनेट बोलते हैं ना अनार को, तो अनार की प्रजाति है नाना। आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई है, तो दशहरी और नीलम मादा। तो दशहरी नर, जो दशहरी था, दशहरी वही जो गांव में बिकने आती है ना, दशहरी वही है, तो दशहरी नर के रूप में था, और नीलम प्रजाति होती है एक किसकी, आम की, वो मादा के रूप में। तो इन दोनों का संकरण कराया गया, फिर इससे मिलकर बना दशहरी नर और नीलम मादा, इनसे मिलकर बनी है कौन सी प्रजाति, आम्रपाली, ठीक है। आम की नई संकर प्रजाति H311 किनके क्रॉस से विकसित है, तो अल्फोंसो और नीलम से। आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई, तो आम्रपाली एवं वनराज। विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह कौन है, तो विश्व का पूछा है, देखो थोड़ा क्वेश्चन को सिली मिस्टेक नहीं करना, विश्व पूछे तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग लगा देना, ठीक है। कहाँ के हैं, तो ये मैक्सिको के हैं, है ना, मैक्सिको के डॉक्टर NE बोरलॉग या नूरमन अर्नेस्ट बोरलॉग। और भारत में पूछा जाए तो स्वामीनाथन का बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ, तो ये इसका आंसर 1955 में। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना हुई थी, तो 1929 में, 16 जुलाई 1929 में। कृषि प्रसार में T&V ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ, तो 1974 में। देश की प्रथम सरसों संकर हाइब्रिड विकसित की गई, तो वो थी भरतपुर केंद्र राजस्थान से। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है, तो विस्फोटक की भांति, एक्सप्लोसिव की भांति किया जाता है, किसका यूज, नाइट्रोग्लिसरीन का। फिर रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं, तो वो होती हैं अवरक्त तरंगें, यानी कि इंफ्रारेड जो तरंगें होती हैं, अवरक्त तरंगें, उनको रात्रि में देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा है, कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं, सबको मालूम है। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं किसको, पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। और मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, ये भी है, पीयूष ग्रंथि है।
पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 83.7 मिनट होता है, ठीक है। तो 83.7 मिनट होता है किसका? पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो ये मैं बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है जल की सतह पर सुई तैरती है। और कल का क्वेश्चन क्या था? कल का क्वेश्चन था कि अगर ब्रश जिससे हम पेंट करते हैं उस ब्रश को पानी में डुबोया जाए और फिर बाहर निकालें, तो जो उसके इस तरह से लगे होते हैं, है ना, जो ब्रश में इस तरह से लगे होते हैं ना जिससे पेंट करते हैं, वो ये बाल टाइप के, तो ये चिपक क्यों जाते हैं एक दूसरे से, क्यों चिपक जाते हैं? तो उसका भी आंसर क्या था? पृष्ठ तनाव के कारण। फिर है कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वृत्त के केंद्र पर ही होगा। वृत्त वलय का गुरुत्व केंद्र होगा वृत्त के केंद्र में। पैथोमीटर से नापते हैं समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई नापने के लिए एक सोनार युक्ति का यूज किया जाता है और एक ये है क्या? पैथोमीटर। सेफार तथा लेपिस लेलुजी किसके अयस्क हैं? तो ये हाइड्रोजन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन गैस, सबके बन जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन के अपन लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको याद रखना, सेफार और लेपिस लेलुजी। फिर है मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर याद रखो, काम चल जाएगा। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया? तो लैंडस्टीनर ने। किस रुधिर वन में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो मैं बता चुका हूँ, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसी कारण से ये चाहे जिसको मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ये अपना ब्लड दे सकता है, इसमें एंटीजन नहीं है तो उसकी आरबीसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है? कांच को गहरा नीला रंग किसे मिलता है? तो गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण मिलता है। पढ़ चुके इसको भी, कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण मिलता है। मेसोन पाए जाते हैं, तो मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में। अंतरिक्ष किरणों में मेसोन पाए जाते हैं। फिर क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। समस्थानिक है, तो ट्राइटियम यहाँ पर गलत लिखा है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? वो है हाइड्रोजन का, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये अपन ने पढ़ा ना, ट्राइटियम वो हाइड्रोजन का है। फिर नीली क्रांति के संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। फिर भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। तो वर्गीज कुरियन फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। और ये कौन थे? तो ये से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद लिखा लेकिन आनंद बोलते हैं वहाँ पे, आनंद है ना, गुजरात के वो प्रथम निदेशक थे। कौन? वर्गीज कुरियन। ये वाइट रेवोल्यूशनरी के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं इंडिया में। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन। मैं बता चुका हूँ पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो वो एथिलीन का है। कारण क्या है? तो वो वायरस के कारण होता है। जो डेंगू ज्वर होता है वो वायरस के कारण होता है और इसको मादा मच्छर के द्वारा ही, इसका वाहक कौन है? मादा मच्छर है, ठीक है। थैलासीमिया, जैसे कि जो मलेरिया होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा उसका संक्रमण किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाया जाता है। वैसे ही डेंगू ज्वर को भी मादा मच्छर ही फैलाती है, तो ये वायरस का उससे होने वाला रोग है। जबकि अगर पूछा जाएगा कि जो मलेरिया है वो किससे होने वाला रोग है, तो क्या बताएंगे उसमें? होता है किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण, है ना, प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, सबने नाम सुना होगा। ये क्वेश्चन आपसे बनते होंगे, बस थोड़ा सा वो हो रहा है, बस रिवीजन समझिए इसको। तो प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है, इसके कारण होता है मलेरिया, लेकिन डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ठीक है। थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? तो ये ब्लड को। थैलासीमिया जो एक अनुवांशिक रोग है, किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है ब्लड को। फिर एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ये एस्पिरिन जो है वो एंटीबायोटिक है ना, जो सिर दर्द में वगैरह में दी जाती है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है एस्पिरिन का, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? तो बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है ऑक्टेन नंबर से, है ना। इसी को मैं इसको बता चुका हूँ कि ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए क्या टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है किसमें? पेट्रोल में, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए,
ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर से गुणवत्ता प्रदर्शित होती है किसकी? पेट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो बीटा कण के उत्सर्जन के कारण। जो आइसोबार होते हैं वो बीटा कण उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों किन बीमारियों, तो डीपीटी किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? डीप का मतलब डिप्थीरिया बताया था, पी का मतलब काली खांसी बताया था, है ना, और टी का टेटनस बताया था। तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हिंदी वाले याद रखेंगे। डी पी टी का टीका बच्चों में डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट वन, वह खून का महत्वपूर्ण घटक जो इस स्कंदन में सहायता करता है, तो वो होता है प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, तो जो खून का वह महत्वपूर्ण घटक है जो स्कंदन क्लॉटिंग में सहायता करता है, वो कौन है? प्लेटलेट। और अगर विटामिन पूछी जाएगी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सी विटामिन सहायता करती है, तो विटामिन के है। और घाव भरने में कौन सी विटामिन काम करती है, तो वो है विटामिन सी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टीबिया टांग में पाई जाती है। तो हड्डियां भी याद रखना, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया पाई जाती है टांग में। एक पटेला नाम सुना हो, वो घुटने की हड्डी है। घुटने की हड्डी क्या है? पटेला है। थेरसीनिया, थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो प्लेग। प्लेग को फैलाता है कौन? थेरसीनिया पेस्टिस। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का। परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा है रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ। फिर है, संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो संगमरमर मैं बता चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर ही तो है संगमरमर, क्या है? चूना पत्थर ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, डोलोमाइट का सूत्र पूछा गया था कल, तो ये पूछा गया था जो डोलोमाइट होता है उसका, उसमें वो किसका अयस्क है? ठीक है, तो वो कैल्शियम का अयस्क है। उसका भी फॉर्मूला होता है CaCO3, डोलोमाइट का। कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना पत्थर ही है, और संगमरमर भी चूना पत्थर ही होता है। तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, कल बता चुके हैं। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल। सिर्फ मेंडल याद रखना। मेंडल ये वही है जिन्होंने मटर के दानों में अपना, है ना, एक छोटी सी क्यारी बनाकर उसमें मटर के दाने लगाए थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, कहानी सबको मालूम है। तो मेंडल जो है जेनेटिक्स के पिता हैं, ये जेनेटिक्स विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, चुंबकीय प्रभाव का, मैग्नेटिक इफेक्ट का। एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है, यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम क्या है? तो एथेक्स विश्व का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है, यह एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है बैसिलस एंथेसीज। तो बैसिलस एंथेसीज के द्वारा कौन फैलता है? एथेक्स, जो कि जैव आयुध है। जैव आयुध का मतलब जानते क्या होते हैं? जो बायोलॉजिकल हथियार, आजकल बायोलॉजिकल हथियार बहुत चर्चा में है, तो ये उसी प्रकार का है, जिससे कि एथेक्स, इसको एथेक्स को याद रखना, ये जैव आयुध है, यानी कि जैविक हथियार है। और किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो ये होता है बैसिलस एंथेसीज, बैसिलस एंथेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो लीवर, है ना, बता चुका हूँ मैं कल इसको भी कि पीलिया जो होता है, पीलिया रोग, इससे प्रभावित अंग है हमारा लीवर। फिर किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो द्रव्यमान के कारण। उसका अगर द्रव्यमान है तो उसमें जड़त्व होगा, इनर्शिया होगा, न्यूटन के नियम है ना, जड़त्व के नियम। गति के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो होता है टेट्रा इथाइल लेड, है ना, टेट्रा TEL, टेट्रा इथाइल लेड, इसी को मिलाया जाता है वाहनों में, किसके रूप में? एंटीनॉक के रूप में। ठीक है, तो चाहे गाड़ी की क्षमता बढ़ानी हो, उसको माइलेज बढ़ाना हो, या फिर गुणवत्ता, पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ानी हो, पेट्रोल डीजल की, सब में क्या मिलाया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद कर देता है। जो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है किस तरह से पौधों को मारता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बंद करके। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन से यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑडियोमीटर। ध्वनि को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑडियोमीटर का। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो भी ऑडियोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की थी? तो कार्ल सागान ने।
कार्ल सागान ने की थी न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी। फिर कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वो होती है एंथ्राकोसिस। पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा था कि कोयले की खदानों में जो काम करते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो होती है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस हो जाती है। समुद्री जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो सोडियम पाया जाता है और आयोडीन पाया जाता है। सोडियम और आयोडीन दोनों पाए जाते हैं कहाँ पर, समुद्री जल में। फिर है एक्स किरणों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा वेग होता है किसी किरण में वो गामा किरणें होती हैं। ठीक है, एक्स किरणों, वाई किरणों, चाहे एक्स किरण हो, चाहे वाई किरण हो, चाहे प्रकाश किरण हो, सबका वेग क्या होता है, बराबर होता है। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है कौन सा रोग, टिटनेस का रोग। ये भी वही है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से संबंधित है। कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के है। ठीक है, याद रखना। भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है, कलपक्कम में है। और पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है, तो वो होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से देखता है। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का उत्तरी पाठ्यांक क्या कहलाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। उच्चतम बिंदु तो मैं ये कितने बार बताऊंगा, है ना, एक बार और बताऊँ। सिस्टोलिक जो होता है वो उच्च रक्तचाप है, और जो डायस्टोलिक होता है वो निम्न रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, इसका मान कितना होना चाहिए, 80 स्वस्थ मनुष्य में। इसका होना चाहिए 120। तो याद रखना, बार बार घुमा फिरा के कुछ भी पूछिए, आपको फैक्ट पता होना चाहिए। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप उत्तरी पाठ्यांक क्या कहलाता है, तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि प्रकुंचन दाब। रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। एक क्वेश्चन इससे भी आता है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है किसका, मतलब पीवीसी का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट है, यानी कि COSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेना। हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक, हाइड्रोफोबिया क्या है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं रेबीज को। रेबीज को बोलते हैं, जो कि पागल कुत्तों या जानवरों के काटने से क्या हो जाता है, इसका संक्रमण होता है। तो हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक कौन है, लुई पास्चर हैं। लुई पास्चर हैं। ठीक है, रेबीज का टीका किसने खोजा, लुई पास्चर ने खोजा है। और जो पास्चुराइजेशन है उसकी भी खोज किसने की थी, तो वो लुई पास्चर ने की थी, है ना। दूध में होता है पास्चुराइजेशन कर लो तो दूध जल्दी से ख़राब नहीं होता है, वही है। प्लांक नियतांक की बीमाएँ वही हैं जो होती हैं कौड़ी संवेग की। तो बीमाओं का फिजिक्स, है ना, इसको समझाने बैठेंगे टाइम लग जाएगा। की जो बीमाएँ होती हैं बिमी सूत्र, वो कौड़ी संवेग के समान होती हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आप सभी को पता है हल्दी जो होती है वो ज़मीन के अंदर होती है ना, इस तरह से, लेकिन वो तना है। ज़मीन के अंदर क्या है, वो तना है। उसके बाद फिर जो छोटी छोटी उसके ऊपर ऐसे लगी रहती है ना, वो जड़ें हैं। तो जड़ नहीं लगा देना, क्या लगा देना, तना। पौधों के तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है, तो वो है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह। घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति क्या होगी, तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। फिर ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्रावण करती है, तो वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन का स्रावण करती है। फिर मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी, तो सिंगल सुपर फास्फेट होगी। मूंगफली की फसल में फास्फोरस जो खाद होती है, सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट खाद सही रहती है। राइनाइटिस नामक रोग में कौन सा अंग प्रभावित होती है, तो वो होती है राइनाइटिस में नाक। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कंक्रीट क्योरिंग करना। कंक्रीट क्योरिंग करना कहलाती है क्या, आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया। जो घरों में सिंचाई की जाती है ना, जैसे रोड बनती है उसकी सिंचाई की जाती है कंक्रीट की, उसी को बोलते हैं कंक्रीट क्योरिंग करना। आप सुने होंगे कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति क्या क्रिया होगी, तो व्यक्ति जो है लिफ्ट की सतह से उठकर ऊपर छत पर चला जा लगेगा, है ना।
सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो केल्विन पैमाना है और एक डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है, इसमें क्या अंतर होता है? तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस इसके 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, अब आप इतनी मैथ तो सबसे आती होगी। अगर इसका 1 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसमें क्या करेंगे? 1 + 273 डिग्री, ये केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, तो 274 केल्विन हो जाएगा इस तरह से। तो यही है कि दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर के का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ देंगे तो केल्विन का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। फिर क्या? अग्निशामक के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र पूछा। CCl4 होता है। कार्बन, यह कार्बन, टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड मतलब Cl। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, रटने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि अग्निशामक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। फिर है कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो मैं बता चुका हूँ, 88 दिन के अंदर लगा देता है। कौन? 88 डेज में लगा देता है हमारा बुध यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है रॉकेट में। फिर है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये है लोहे का। ठीक है, ये हो जाएगा किसका? लोहे का। फिर नेक्स्ट है भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपर रूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, फिर है ओजोन एक त्रिपरमाणु अणु है। 3 परमाणु होते हैं ना, त्रिपरमाणु, O3 होता है इसका रासायनिक समीकरण या फॉर्मूला कह सकते हो। तो ओजोन त्रिपरमाणु अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से हमें बचाती हैं? तो परावैंगनी किरणों से। जो अल्ट्रावायलेट UV प्रकाश किरणें होती हैं ना, ये बहुत खतरनाक होती हैं। इनसे हमको कौन बचाती है? तो बचाती है ओजोन गैस। इसीलिए इसको जीवन रक्षक गैस कहते हैं। ठीक है, उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला पायरॉक्स कांच में संगठन क्या है? तो वो क्या है? सोडियम है, सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट और बेरियम सल्फेट। जो प्रयोगशाला उपकरण आदि को बनाने में जो उपयोग किया जाता है तो वो पायरेक्स कांच होता है ना, पायरेक्स कांच। और वो किससे मिलकर बनता है? तो सोडियम सिलिकेट से और बेरियम सिलिकेट से। सोडियम सिलिकेट और बेरियम यानी कि NaSiO3 और BaSiO3 इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का सिद्धांत किन 2 वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 में। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगर पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वो थे इवानोवस्की, है ना। रूस के इस वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। तो वायरस की खोज की है इवानोवस्की ने। और जो क्या होता है, ये वायरस हो गया, और जो जीवाणु होती है उसकी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो इवानोवस्की, वायरस से किसको याद रखोगे? इवानोवस्की को याद रखोगे। और ये कहानी भी याद रखना है, तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। सन इंपॉर्टेंट नहीं है। रुधिर वर्ग को धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो बार बार पूछा जा रहा है, एंटीजन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए वो सर्वदाता ग्रुप है। पीलिया रोग के उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है पीलिया रोग के लिए? तो वो है लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहम रेजी। ठीक है, लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहम रेजी है पोलियो रोग यानी कि जॉन्डिस के लिए उत्तरदायी जीवाणु है लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहम रेजी। सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये मधुमक्खी के कारण होता है ना,
सीसी मधुमक्खी के कारण, जो सोने की बीमारी होती कई लोगों को, स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम बड़े शौक से क्या बताते हैं, शौक है हमारा ना, तो स्लीपिंग सिकनेस है, वो बीमारी है किसके कारण, सीसी मधुमक्खी सीसी मक्खी के कारण फैलती है। तो इसका सूक्ष्मजीव का नाम पूछा है, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है। ट्रिपेनोसोमा, सुलाता है तो उसका नाम क्या है, सोमा, सो जाओ, सोमा, ट्रिपेनोसोमा। ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिंग ऑन्स ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? तो सिर्फ नाम याद रखो, कैमरलिंग ओन्स ने खोज की थी अतिचालकता की, बस, और कुछ याद नहीं रखना है, तो है ना। तो कैमरलिंग ओन्स ने किसकी खोज की है, अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी की। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? तो प्रकाश का अवशोषण करता है ना, क्लोरोफिल क्या करता है, हरे और लाल प्रकाश का सबसे ज़्यादा अवशोषण कर लेता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में। फिर है हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता, 2-3 बार पढ़ चुके इसको, हाइग्रोमीटर से मापते हैं अपेक्षिक आर्द्रता। गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली छाए के समान रचनाओं के जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है उसको बोलते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियाइड में पाई जाने वाली छाए के समान, छत्ते के समान है ना रचना, जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है, अनुवांशिक गुण धर्म को अपने ले जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उन्हीं को बोलते हैं गुणसूत्र। टीबिया नाम की हड्डी के संग में पाई जाती है? तो टीबिया दोबारा पूछा गया है, टांगों में, पटेला बताई थी घुटने में। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 105 पास्कल। जो बार और पास्कल है ये दोनों दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई है। तो एक जो बार होता है वो 105 पास्कल के बराबर होता है। दालचीनी पेड़ की किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। जो दालचीनी अपन लोग खाने में यूज करते हैं वो पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन पूछा है यहाँ पर, यानी कि स्कैटरिंग, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ उल्टा है ना, बैगनी सबसे ऊपर होता है किसमें, इंद्रधनुष में, लेकिन जब प्रिज्म से गुजारते हो उसका प्रकीर्णन करवाते हो तो बैगनी चला जाता है सबसे नीचे, और लाल होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा बैगनी का, सबसे कम होगा लाल का। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयुक्त किया जाता है। ये जो ऑस्ट्रोजेन है ये क्या है, एक हार्मोन है। ऑस्ट्रोजेन क्या है, हार्मोन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो 65%, 65% होता है मानव शरीर में ऑक्सीजन का तत्व। फिर है एस्टिग्मेटिज्म, एक बीमारी है आँखों की। जो एस्टिग्मेटिज्म है वो एक आँखों की बीमारी है, ठीक है। तो इसको याद रखना, एस्टिग्मेटिज्म जो है वो आँखों की बीमारी है। सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड है ना, द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है तो वो है एस्ट्रोजन। याद रखना, जो एस्ट्रोजन है ना द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। एग्जाम में आएगा सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक को इफेक्टेड करने वाला हार्मोन। तो इंग्लिश ज़्यादा आया करती है बायोलॉजी में, थोड़ा सा इनके इंग्लिश नाम याद रखना है, ठीक है। तो वो एस्ट्रोजन है। सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? तो ऑब्वियसली नीले रंग का सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का तो सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का, और जो लाल होता है सबसे कम होता है। तो इसमें कौन बड़ा होगा, नीले का ज़्यादा होगा, ठीक है। लाल कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आपको आंसर देना है कॉन्सेप्ट से। लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? तो लाल और हरा ये प्राइमरी कलर है, अगर इन दोनों को मिला दोगे तो काला रंग बन जाएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं लाल, हरा और नीला, रेड, ब्लू, ग्रीन। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बलयों की दिशा निर्धारित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है उसके द्वारा विद्युत कुंडली पर लगने वाले बलयों की दिशा निर्धारित की जाती है। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है, अपर्याप्त ऑक्सीजन मतलब वहाँ ऑक्सीजन थोड़ा कमी हो रही है, ठीक है, तो उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कल फैक्ट पढ़ा था कि जो सिगरेट है वो अधजली सिगरेट जब अधजली होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यही निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है।
तो पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? स्थायित्व के जड़त्व के कारण। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक गतिशील तरह का जड़त्व और एक होता है स्थायित्व का जड़त्व। जब वो चढ़ रहा होता है तो क्या होता है कि उसका जो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो उसका जो शरीर है वो क्या होता है, स्थायित्व बढ़ाने के कारण पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, ऐसे भी आपने बस में भी देखा होगा, अगर आप बस में बैठे हो, अब वो एकदम से चल देती है, तो आप बैठे थे कैसे, स्थिर अवस्था के जड़त्व में, लेकिन अचानक से चल दी तो बस तो हो गई गतिज अवस्था में, लेकिन हम अभी भी स्थिर अवस्था के जड़त्व में, इसलिए हम बस के साथ नहीं जाते हैं, बस के साथ हमारा शरीर नहीं चल पाता है, तो हमको ऐसे पीछे की तरफ को धक्का लगता है। ठीक है, ऐसे ही सेम है कि बस की गति के साथ हम गतिमान हैं, तो जैसे जैसे बस चल रही है वैसे वैसे हम भी चले जाएंगे उसमें, तो हमारे अंदर कौन सा जड़त्व आ गया, गतिमान अवस्था का जड़त्व। अब अचानक से ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मार दिया तो जो बस थी, बस में आ गया स्थिर अवस्था का जड़त्व, लेकिन जो हम थे, ठीक है, जो ह्यूमन था, उसकी बॉडी अभी भी गतिज अवस्था का जड़त्व है, इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी, तो वो बस तो रुक गई, लेकिन ये आदमी आगे की ओर गिर जाएगा, आगे की ओर इसको धक्का लगेगा, क्योंकि ये गतिज था, बस रुक गई। ठीक है, छोटी बात है, ये तो सबको पता होंगी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV पॉजिटिव क्या है? तो एड्स उत्पन्न करने वाला जो संक्रमण है वो है HIV पॉजिटिव ह्यूमन इम्यूनो वायरस फुल फॉर्म है इसका। एड्स का फुल फॉर्म भी बताया था कल, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए का मतलब एक्वायर्ड, आई का इम्यूनो, डी का डेफिशिएंसी, एस का सिंड्रोम। ठीक है, लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं अभी तक। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो वो है पास्कल के नियम पर, पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक के नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल यानी कि जो दाब का नियम दिया था ना पास्कल ने, उस पर। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, आपको पता है, तो ये प्रभावित होता है किससे? नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है। कहाँ मिलेगा? महो कब मिलेगा? तो MHO किसका मात्रक है? चालकता का, कंडक्टिविटी का। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग ने, वेटिंग एंड बेस्ट ने, वेटिंग का नाम ज़्यादा मिलेगा, वेटिंग एंड बेस्ट ने की थी हार्मोन, वेटिंग एंड बेस्ट ने किया था। तो देखो, जिसको डायबिटीज़ हो जाती है वो फिर वेट ही करता है ना, कि भाई अब क्या ज़िंदगी से मीठापन ही चला गया, तो वेट ही करेगा। वेटिंग और बेस्ट ने किया था किसका? इंसुलिन हार्मोन की जो खोज की थी वो की थी वेटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, फिर मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो वो है मेडुला ऑब्लोगाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 टाइम पूछा जा चुका है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्त संचार को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोगाटा है, मेडुला ऑब्लोगाटा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन अधिक होता है? बैगनी। अब नहीं बताऊंगा इसके बारे में। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ क्रिया एसीटिलीन बनती है, CaC2+H2O बराबर क्या? एसीटिलीन है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला ये है ना। तो फॉर्मूला पूछा जाएगा एसीटिलीन का, क्या बताओगे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है C2H2 लिखा रहता है। एसीटिलीन क्या है? इथाइन, यानी कि C2H2, ये बनती है CaC2+H2O मिलाने से, C2H2। ठीक है, तो ठीक है, केमिस्ट्री है सिंपल सा। आगे क्या करें, कहाँ पहुँच गए थे? हाँ, मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध है? तो आवर्तकार्डी के, जो पुरानी आवर्तकार्डी है, अपनी ओल्ड पीरियोडिक टेबल है, वो किसने दी थी? तो मेंडलीव ने। इन्होंने ये बोला था कि जो आवर्तकार्डी के तत्व हैं उनके रासायनिक गुण उसके द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है मोजले। इन्होंने क्या बोला था कि जो तत्व हैं उनके रासायनिक गुण, उसके तत्वों के रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो वो होते हैं परमाणु क्रमांक के। फिर है धान का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ओराइजा सेटाइवा। कम से कम मेरे को 100 टाइम मिल चुका, ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है रेनिन, पहले पढ़ चुके रेनिन। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ऐसा होता है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध के कारण, तो बहुत कुछ दूध में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। दोबारा क्वेश्चन आ गया, देखो यहीं पर है ना।
तो ये क्वेश्चन पूरा पूरा था। श्वसन क्रिया पूछे, हृदय गति पूछे, रक्त संचार पूछे, तीनों में क्या है, मेड्यूला ऑब्लोगेटा, और इसको एक एक करके भी पूछ सकता है, किसी में श्वसन क्रिया पूछ सकता है, या फिर बोलते हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है, या फिर रक्त संचार को कौन। तो सबको याद रखना, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो वो करती है ट्रेकोमा बीमारी आँख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का सूत्र। धावन मतलब धोने का सोडा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एक होता है धोने का सोडा, धावन सोडा, ठीक है, धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा, और एक होता है खाने का सोडा या मीठा सोडा जिसको बोलते हैं। ये सोडे में दोनों में टेंशन नहीं लेना कभी भी। ये जो होता है ये सोडियम कार्बन है, Na2CO3, SO3 लिख रहा हूँ यहाँ, Na2CO3 होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, धावन सोडा हो गया। और 10H2 तो लगा ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। खाने का सोडा जो होता है, इस इन दोनों में अंतर क्या है, तो जो खाने का सोडा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है कौन, खाने का सोडा, और जो धोने का सोडा है वो है सोडियम कार्बोनेट। एक को याद रख लो, एक बन जाएगा अपने आप। तो धावन सोडा को याद रखना, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 है ना, डेका हाइड्रेट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्केपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है, तो ऑप्टिक फाइबर कांच। आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्केपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है, तो ऑप्टिक फाइबर कांच। ऑप्टिक फाइबर का कारखाना एक अपने इंडिया लेवल का है, वो है ना, देश लेवल का। कहाँ पर है, मंडी द्वीप में खुला है, तो वो वहाँ पे यही काम होता है ऑप्टिक फाइबर का। मंडीदीप जो कि रायसेन जिले में आता है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है। तो इसका कारण, जब भी सेम ये दिया हुआ आपको सेम टेम्परेचर दे देगा, बोलेगा इसमें ज़्यादा हो रहा है इसमें कम क्यों होगा, तो इसका कारण होता है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। इसका रीज़न क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है ऑलवेज, कि गुप्त ऊष्मा के कारण सारे पैटर्न में ये फॉलो हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा आप लगा देना, ठीक है। अगर साइंस बैकग्राउंड के हो तो समझ में आ रही होगी बात। गुप्त ऊष्मा में सबसे ज़्यादा यही फैक्ट पूछा जाता है, हर चीज़ में फॉलो करता है। अगर सेम टेम्परेचर है और कोई ज़्यादा प्रभाव डाल रही है तो वो गुप्त ऊष्मा के कारण होगी, ठीक है। 100 डिग्री, तो इसमें ये बोला क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। फिर वातानुकूलित के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए, तो 60% से 65% के बीच। फिर 3D त्रिविमी फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है पॉलीराइड ग्लास युक्त चश्मे का यूज किया जाता है 3D फिल्मों को देखने के लिए। 3 डायमेंशनल मतलब कि उसमें पूरा दिखेगा, है ना, चित्र की तरह ना दिखेगा, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल। तो उसके लिए पॉलीराइड ग्लास युक्त चश्मे का यूज किया जाता है, याद रखना, पूछा जाता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 101.42 डिग्री सेल्सियस पूछा नहीं जाएगा, सूत्र पूछ लिया जाता है कि भारी जल का सूत्र कितना होता है, D2O होता है। क्वथनांक याद कर लो, वैसे 101 है ना, चंदा दे रहा हूँ जैसे 101.42 डिग्री सेल्सियस, 101 याद रखना। भारी पड़ता है ना चंदा देना, 101 रुपये, तो 101। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी, तो अस्थमा या दमा उसी को बोलते हैं, उसके रोगी को दिया जाता है। किसका, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने के लिए किसको दिया जाता है, अस्थमा के रोगी को, या इसी को बोलते हैं दमा के रोगी को। फिर है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो CaOCl2। ये है किसका, विरंजक चूर्ण। कौन सी गैस होती है, तो क्लोरीन गैस होती है ना। विरंजक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है। इसका रासायनिक नाम बताओ, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर है माइटोसिस प्रक्रम के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वो होता है 2। कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो जब एक कोशिका का विभाजन हो जाता है तो विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। कोशिका की श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो होती है 38 अणु एटीपी। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रोनाल्ड रॉस याद करना। जो
मलेरिया है ना, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण। तो जो मलेरिया की बीमारी है, किसी को रास आती है क्या? नहीं आती ना, तो इसको याद रखना रॉस। हमको रॉस नहीं आती मलेरिया की बीमारी, इसलिए इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है फोड़ा फुंसी। माइक्रोकोकेरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से रोग होता है फोड़ा फुंसी। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति। एनीमोमीटर से मापी जाती है वायु की गति। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जो दो होते हैं ना, एक होता है कैल्सीफेरॉल, रुक जाओ पहले सब मिटा देते हैं फिर समझ लेते हैं अपन लोग। एक होता है कैल्सीफेरॉल और एक होता है टोकोफेरॉल। एक क्या होता है? टोकोफेरॉल। तो इसके पहले शब्द को अंडरलाइन कर लो, इसके बाद कभी नहीं भूलेगा। देखो ये कैल्सीफेरॉल बना है किससे? सी से, और टोकोफेरॉल बना है किससे? टी से, ठीक है। एक है विटामिन डी और एक है विटामिन ई, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब ये बताओ वर्णमाला में डी पहले आता है या ई? तो आता है डी, तो डी का आंसर जाएगा कैल्सीफेरॉल में। फिर आता है ई, तो बचा क्या? टोकोफेरॉल। तो दो में से एक को याद कर लो। डी क्या है? डी पहले आता है तो इसके लिए होगा सी कैल्सीफेरॉल। ई बाद में आता है तो इसके लिए होगा बाद वाला यानी कि टी टोकोफेरॉल। समझ गए? चलिए तो क्या कहाँ तक पहुँचे अपन लोग? हाँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम तो यह है टोकोफेरॉल, और विटामिन डी का पूछेगा तो क्या बता दोगे? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का पढ़ चुके हैं, एस्कार्बिक अम्ल, है ना, इस तरह से तो याद रखना। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन एंडरसन ने 1932 में, बहुत बार पढ़ चुके हैं। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी1 है। थायमिन विटामिन बी1 है। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार आप सभी विटामिन ए से लेकर के ए बी सी डी ई के सभी का नाम लिख के याद कर लेना, सीधे से सिंपल से खत्म हो जाएगा सिस्टम। ऑक्जेमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो पौधों की वृद्धि। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द होता है? तो फार्मिक अम्ल। शुरू में बताया था, शायद पहला क्वेश्चन ना रहा हो, इस पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया था ना कि मधुमक्खी काटे, चींटी काटे या फिर कोई सी भी इस तरह से जो काटता है तो जो जलन होती है वो किसके कारण होती है? फार्मिक अम्ल CH3COOH, इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल, इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसी को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? एम्पियर घंटा, इसको भी पढ़ चुके हैं। ये सेल मतलब कोशिका नहीं है ना, सेल वो जिससे रेडियो बजाते हैं वो वाला सेल, विद्युत सेल, उसमें उसकी क्षमता बतानी तो एम्पियर घंटा में बताएंगे। AH किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से तत्वांतरण हो सकता है। फिर है बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो चलो इसको भी समझ लेते हैं एक ही बार में, इसकी झंझट नहीं पालनी अपन को, ठीक है। देखो एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट। 8 बिट का होता है एक बाइट, ठीक है। फिर है एक केबी में क्या होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। 1024 बाइट हो जाएंगे। ये बिट है, ये बाइट है, अंतर समझ लेना, ठीक है। 1024 बाइट। फिर 1 केबी के बाद आता है 1 MB। तो 1 MB जो होता है वो 1024 केबी के बराबर होता है। 1024 केबी के बराबर होता है। अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा। 1024 केबी के बराबर होता है 1 MB। इसके बाद क्या आता है? 1 MB हो गया। फिर आता है GB। ये तो सबको मालूम होंगे, है ना। यहाँ से थोड़ा नीचे का नहीं पता होता, थोड़ा बाद का नहीं पता होता, बाकी KB MB GB दिन भर इसी में तो जीते हैं अपन लोग। 1 MB का हिसाब रहता कि किसने कितना डाटा लिया। 1 GB बराबर होता है 1024 MB, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जगह नहीं, थोड़ा मिटा दो। तो एक बिट में कितना हो गया? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 किलो बाइट में यानी कि 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगा बाइट में यानी कि 1 MB में 1024 KB होता है। 1 GB 1 गीगा बाइट में 1024 MB होता है।
फिर इसके बाद जो बचा हमारा जीबी के बाद टीबी होता है, टेराबाइट। 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 जीबी। तो 1024 जीबी होते किसमें, 1 टेराबाइट यानी कि 1 टीबी में। इतना सफिशियंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो कीमोथेरेपी, कीमो से ही केमिस्ट्री बनी है ना, तो रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल्स का यूज करना है किसमें, कीमोथेरेपी में। जब हरे लाल रंग को मिलाया जाता है, तो हरे रंग मैं बता चुका हूँ, ग्रीन और रेड, जब ये प्राथमिक रंग मिलाओगे, चाहे ग्रीन में रेड मिलाओ, चाहे रेड में ब्लू मिलाओ, है ना, या फिर ब्लू में ग्रीन मिलाओ, जब प्राथमिक रंग मिलते हैं तो इनसे कलर कौन सा मिलता है, बनता है ब्लैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम कौन सा करता है। तो मैं जब पहले पार्ट में कम से कम 10 बार बोला हूँगा, इसमें भी बोला हूँ, है ना, कि जो भारी जल है D2O, ये न्यूट्रॉन मंदक के रूप में काम करता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिर क्या है, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, सीवी रमन ने इस दिन खोज की थी किसकी, तो सीवी रमन जो कि चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को, इसलिए इस दिन 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है, आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, टाइफाइड से कौन प्रभावित होती है, तो वो होती है आंतें। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड, इसको भी याद रख लेना, पूछ लेता है कभी कभी साल्मोनेला टाइफी। और आंत प्रभावित होती है तो मालूम है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड। ये वही लैक्टिक एसिड है जो दूध में पाया जाता है ना, तो मांसपेशियों में जब ये जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है साधारण नमक। फिर क्या है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो वो होता है RNA द्वारा। RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, RNA होता है। तो RNA सूचना का प्रभाव होता है RNA के द्वारा कोशिका के अंदर। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड। नमक कहाँ से बनता है, तो सागरों के जल से, है ना। कपड़े धोने का साबुन क्या होता है, तो ये फैटी अम्ल यानी कि बसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है। बसीय अम्लों का क्या होता है, सोडियम लवण होता है। वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का कारण क्या है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, इसके कारण जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली उस परत में रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका विक्षेपण हो जाता है। वर्ण विक्षेपण किसका, प्रकाश का। बेरी रोग द्वारा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है बेरी के द्वारा। बेरी के बारे में अपन 3 फैक्ट जान गए। बेरी से कौन सा तंत्र प्रभावित, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी। और एक अपन ने पढ़ा था कि जो पॉलिश किए हुए चावल हैं, अगर मुख्य खाद्यान्न के रूप में उसका यूज करेंगे तो उससे हो जाएगा बेरी रोग। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है, 65% है। ठीक है, याद रखना 65%। रेडार का क्या प्रयोग है, रेडियो तरंगों में पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। रेडियो तरंगों में पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। तो जो हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहे होते हैं ना, उनको रडार कैसे पकड़ लेता है, रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं, वो तरंगें जब उससे टकराती हैं हेलीकॉप्टर से, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अपन ने यहाँ से तरंगें भेजी, अभी जैसी इस पर टकराएगी तो उसका अपन को यहाँ पर क्या दिखाई देगा, उसका मूवमेंट इस तरह से दिखाई देगा। तो अपन समझ जाएंगे कि कोई चीज़ आ रही है आसमान से। ठीक है, और कितनी बड़ी है ये सब पता चल जाता है भाई, चारों तरफ से उसमें टकराएंगी ना, तो जितनी वेव टकराएंगी वो यहाँ सिग्नल देंगी। ये रडार का काम है। ठीक है, डिफेंस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अश्वशक्ति है, एक हॉर्स पावर 1000 टाइम पूछा जा चुका है। 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति। 746 वाट के बराबर। ईईजी आ जाए तो मैं बोला था मस्तिष्क में चले जाना सीधे। इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफ का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, मस्तिष्क का। रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है रक्त कोष में, यानी कि ब्लड बैंक में, क्या, मनुष्य का खून। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय
तापन से आप क्या समझते हैं? तो ये बोल रहा है किसके बारे में? ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 के कारण। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा? तो एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो वो एंजाइम होते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है, जैविक क्रियाओं को तेज करने के लिए। परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, उसको लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में, यानी कि उसको अगर हाइब्रिड करोगे तो एक नया पादप वर्ग बनता है जिसको लाइकेन कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कितने बार आ गया? HgS2 है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड। Hg2S3 होगा, है ना इसका। Hg की 3 होती है वैलेंसी, तो ये इस तरह से। तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा सिंदूर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वो है एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वो है एमाइलेज। पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध, और प्लस इसमें होता है हाइड्रोजन बंध। तो जो एक क्वेश्चन स्कूल लाइफ में होगा ना, पढ़ा होगा, H2O द्रव है लेकिन H2S गैस है, ऐसा काहे होता है? जबकि ऑक्सीजन भी उसी समूह का है, सल्फर भी उसी समूह का है, और हाइड्रोजन तो दोनों में है ही, ठीक है। तो इन दोनों में ये लिक्विड है लेकिन ये क्या है? गैस है। ऐसा क्यों होता है? H2S गैस है ना, ये सड़े अंडे की तरह महकती है। आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में देखा होगा, एक इस तरह से उसमें लिक्विड काला काला भरा रहता है, उसको ऐसे हिलाओ तो गैस निकलती है, फिर प्रैक्टिकल किया जाता है उससे, ठीक है। तो नहीं, प्रैक्टिकल से बाहर आएंगे अपन, क्या करें? H2O, हाँ, H2O में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो सल्फर से ज़्यादा होती है। सल्फर से ज़्यादा होती है तो इसका आकार छोटा है और विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। तो जिसका आकार छोटा, जिसका आकार छोटा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो, आकार छोटा हो, उसमें कौन से बॉन्ड बन जाते हैं? तो वो बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं इस तरह से। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा वो हो जाती है लिक्विड में, और जिसमें नहीं बनेगा H2S में, देखो S का आकार बड़ा है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी कम है, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की अपेक्षा कम है, ठीक है, इस तरह बोलेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन बंद नहीं बनते, इसलिए गैस है, और H2O क्या है? द्रव है। अब बन जाएगा। अब तो 12th का एग्जाम दे दो आप। फिर क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उपापचयन कौन करता है? तो वो करता है मॉलिब्डेनम। जो फूल गोभी का रोग था ना, उसमें भी मॉलिब्डेनम कारक था, ठीक है। तरंगदैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो तरंगदैर्घ्य का सिंबल क्या है? तो वो है 1, ठीक है। वेव लेंथ बोलते हैं इसको। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो कैवेंडिस ने ऐसा काम करके दिखा दिया था, पृथ्वी का द्रव्यमान नाप दिया उन्होंने, ठीक है, वो है कैवेंडिस। गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई क्या है? तो अब मैं निकाल के बता देता हूँ क्योंकि ये याद करने की चीज़ नहीं है ना दोस्त। देखो क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो क्या कहते हैं कि जो दो पिंडों के मध्य, ऐसे दो पिंड रखे हैं, इन पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान एक m1 है, ये एक m2 है। तो इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो इन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटा के हमने बराबर ले लिया है, तो यहाँ पे एक नियतांक रखेंगे, वही है r, ठीक है। इस r को सॉल्व कर लो, r का मान निकालना है तो r को आगे रख लो। मैंने r को मान लो यहाँ रख लिया, तो ये f यहाँ चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? FR², और बटे में क्या जाएगा? FR² बटे, ये r क्यों लिख रहा हूँ मैं? r थोड़ी ना होता है यार, g होता है ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? इसका नियतांक जो होता है वो कैपिटल G होता है, जिसको सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तो यहाँ पर भी लिख लो G, कैपिटल G, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया कैपिटल G। FR² बटे m1 m2 कर लो। तो देखो
एफ मतलब कि न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन। कहाँ पे लिखे हैं, हाँ कलर चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं न्यूटन, बल का हो गया न्यूटन। आर मतलब दूरी है, मीटर स्क्वायर, और बटे m1 भी द्रव्यमान है, m2 भी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, तो kg का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस तरह से निकाल लेना, जितनी भी राशियों का पूछा जाए सूत्र से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो यही है आंसर। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। गुरुत्वीय स्थिरांक जो कि 561वां क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है, तो वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी का स्क्वायर। विस्थापन किसी वस्तु के अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। यह किस प्रकार की राशि, विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। ठीक है, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण और कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सब कैसी हैं, सदिश राशि हैं। जबकि कार्य क्या है, अदिश राशि है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक बताओ, तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक अब सूत्र से निकाल लेना आप लोग, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। रटना नहीं है, सूत्र याद कर लेना बस। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो वो बल कहा जाता है आसंजक बल। अगर पदार्थ जो है वो भिन्न भिन्न है, ठीक है, डिफरेंट है तो आसंजक बल, आसंजक बल। और अगर पदार्थ सेम है तो ससंजक बल। ठीक है, तो सेम पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा, ससंजक बल। डिफरेंट पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा, आसंजक बल बन जाएगा। किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर पैमाना। फिर क्या, भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से पता लगाया जाता है भूकंप का। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये होता है सिस्मोग्राफी बोलते हैं भूकंप के अध्ययन को। पता किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा। और भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से। थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग, थैलियाँ आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, एथिलीन के। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। द्रव भी 0 डिग्री सेल्सियस में रख दो उसकी किसी बर्फ़ को, तो वो बन जाएगा पानी। और अगर क्या बोलते हैं, किसी पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दो तो बन जाएगा बर्फ़। तो हिमांक और द्रवणांक दोनों कितना होता है, बराबर। मैक्सिमम जो आपने देखे होंगे, मैक्सिमम ठोस जो लिक्विड से ठोस में बदले जाते हैं, तो उनका हिमांक और द्रवणांक सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, विषाणु की प्रथम खोज, विषाणु यानी कि वायरस बोलूँ तो कहाँ पहुँच जाओगे, इवानोवस्की में, है ना, इवानोवस्की में। और क्या बोलते हैं, अगर मैं जीवाणु बोलूँगा तो ल्यूबन हाक में चले जाना। तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग का पता लगा, इन्हें जीवित सरल संक्रामक नाम किसने दिया है, तो इन्हें जीवित तरल संक्रामक नाम दिया है लुई पास्चर एवं बीजरेक ने। और लुई पास्चर ने क्या किया, तो रेबीज का टीका खोजा है और पॉस्चराइजेशन, ठीक है, पॉस्चराइजेशन खोजा है। फिर हमको कौन सी बीमारी रॉस नहीं आती, तो हमको नहीं आती मलेरिया। तो रोनाल्ड रॉस थे ना, रोनाल्ड रॉस ने क्या खोजा है, प्लाज्मोडियम की खोज की है। और एक होती है कि जो हम टीबी है ना, टीबी कहाँ देखते हैं, कोच में, बसें आती है ना, वीडियो कोच, तो कोच में बैठ के हम देखते हैं टीबी। तो टीबी का जो टीका है वो किसने खोजा, रॉबर्ट कोच ने। इस तरह से याद रखना। रंग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, तो लाल व हरा। लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता है कौन, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है। पढ़ चुके हैं इसको फर्स्ट में, है ना। फिर कौन है, रेटिनॉन दूध, जो रेटिनॉन नहीं है, रेटिनॉल है ना, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। बता देता हूँ, ठीक है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, अभी टाइम है तो। मैं क्या, विटामिन ए इसको बोलते हैं रेटिनॉल। बी को क्या बोलते हैं, थायमिन। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक अम्ल। इसी तरह से विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। विटामिन डी को मैंने बताया था, क्या बताया था, कैल्सीफेरोल। सी को कॉमन किया करो, कैल्सीफेरोल मतलब विटामिन डी। और टोकोफेरोल में टी है ना, तो पीछे जाएगा, यानी कि विटामिन ई। तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी, टोकोफेरोल विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो इसका आंसर क्या था? ए रेटिनॉल दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कॉर्निया में त्वचा कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। तो यह किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है कौन? विटामिन ए। कोबोल का अर्थ क्या होता है? तो ये एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। जब कंप्यूटर का विकास हो रहा था उस समय ये आई थी। गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राम का गैस विसरण का नियम है, ठीक है। जितनी डेंसिटी, जहाँ डेंसिटी होगी तो वहाँ गैस कम फैलेगी, डेंसिटी कम मतलब जैसे 2 कमरे ले लो, अगर ग्राम का वितरण नियम समझना है तो 2 कमरे ले लिया करो। एक कमरा ये है, एक कमरा ले लो, एक खुला ले लो, तो ऑब्वियसली यहाँ का क्या होगा? यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। P1 ग्रेटर होगा किससे? P2 से, ठीक है। तो क्या करता है विसरण का नियम? ये बोलता है कि जो गैस है उसका विसरण होता है हाईजेस्ट प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, तो कमरे से। तो देखा होगा जो कभी भी गाजर का हलवा बनता है या कुछ भी ऐसी महकनी चीज़ बनती है ना, या चिकन बनता है, चिकन मोहल्ले में बन जाए किसी को तो उसकी महक अपने घर तक आ जाती है, छत तक आ जाती है, इसी के कारण आ जाती है, ठीक है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम अब नहीं बताऊंगा इसके बारे में ज़्यादा। खाने का सोडा पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और अगर धोने का पूछे तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। फिर है 1 ms इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान I के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर समान वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। देखो जो पानी का क्वथनांक है वो है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर इसको केल्विन में चेंज करना है तो मैं इसमें क्या कर दूं? 273 ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। तो चाहे 100 डिग्री सेल्सियस करो या 373 केल्विन, बात वही है, लेकिन जिस पैमाने में पूछे उसमें कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम? भारतीय मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, इसलिए इसको याद रखना, पेपोक्रिस्टेटस है, ठीक है। पेपोक्रिस्टेटस है भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम। शरीर में रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया इसी को बोलते हैं। एनीमिया की बीमारी को किस नाम? ओहो यही पूछ लिया। एनीमिया की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो होती है रक्ताल्पता, एनीमिया को बोलते हैं, है ना। फिर क्या है कि लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किस करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? तो लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्हीं बेंजामिन फ्रैंकलिन में जो आकाश में तड़ित होता है, तड़ित आघात, बिजली चमकती है, तड़ित आघात, उसकी भी खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार भी किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो 37 डिग्री होता है। ये कन्वर्टर है, चेक कर लेना, ठीक है। एक क्या बोलते हैं समीकरण होता है, गूगल में देखोगे मिल जाएगा। उस समीकरण में आप किसी का भी निकाल सकते हो, जितने पैमाने होते हैं, एक संबंध है उन सबके बीच में दिया रहता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो सेल्यूलोज है, पढ़ चुके हैं भैया। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती क्या कहलाती है? तो 1 फैराडे। 1 फैराडे किसके बराबर होती है? विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है वो 1 फैराडे के बराबर होती है। कि जो पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो मैं आपको बता चुका हूँ, चट्टान, पत्थर, इन सब की अगर आयु ज्ञात करनी है तो यूरेनियम डेटिंग विधि से, और अगर किसी जो जीवाश्म होते हैं जीवाश्म की करनी है तो उसके लिए C14 जिसको कार्बन डेटिन कहते हैं, ठीक है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम ये वही प्लूटोनियम है जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी द्वारा। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित? ध्वनि तथा प्रकाश से। तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। मेंडल का नियम पर संबंधित है आनुवांशिकता से। आनुवांशिकता के पिता कहलाते हैं मेंडल, वही मटर के दाने। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? तो गैल्वनाइजेशन, यसदीकरण या गैल्वनीकरण, इन्हीं का नाम है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? तो यह है डायनमो। और अगर पूछ ले विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो वो होता है विद्युत मोटर। फिर हमारा
सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति कहलाती है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं ब्राउनियन गति। और विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। ठीक है, तो इस तरह से हमने 590 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को रोकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और साइंस का पार्ट आपको लगता है कि उनके लिए उपयोगी साबित होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा एक बार। ठीक है, और बाकी तो हम आपके साथ बने हुए हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।